हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्यूचर ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट थर्ड। तो ये बैक टू बेसिक आपका पूरा सीरीज चल रहा है क्लास 11 के लिए, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाके प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप जाके एक बार देख लें और इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है क्या। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि व्हाट यू मीन बाय डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग हल्का इसके लिए बैकवर्ड हल्का जाते हैं कि जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स क्या करता है, लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है फिजिक्स जो है, लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करता है। तो ये लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब जब करता है तो उसको समझने के लिए, उसको एक क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, फिजिकल क्वांटिटी को बनाया था। किसको बनाया था, फिजिकल क्वांटिटी को बनाया था। तो उस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या किए थे, मेनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को खोज के लाए थे कि जितना फिजिकल क्वांटिटी है नेचर में उसको हम लोग मेनली किसमें करेंगे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे, जिसमें आपका क्या आ जाते थे, मास आ जाता था, लेंथ आ जाता था, टाइम आ जाता था, लुमिनस इंटेंसिटी आ जाता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता था, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता था, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो यूनिट है ना उसको दो तरीका में हम लोगों ने लिखा था। एक आपका फंडामेंटल में लिखा था और दूसरा किसमें लिखा था, डिराइव्ड में लिखा था, ठीक है। ये डिराइव्ड मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग क्यों कर रहे हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में तो उसी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इज अ काइंड ऑफ अ लेंथ, ठीक है ना, वो क्या है, एक लेंथ की तरह है। और ये टाइम जो आपकी सेकंड की तरह है, या फिर टाइम को टाइम ही रख देते हैं, एज इट इज टी रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लेंथ आपका क्या है, लेंथ तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इस क्वांटिटी को डिराइव किया, ठीक है, इन अ टर्म्स ऑफ अ फिजिकल सॉरी इन अ टर्म्स ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जब कोई क्वांटिटी को अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये डायमेंशन बनता कैसे, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग डायमेंशन का बात करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। तो आप लोग को उससे पहले आपको कुछ ये पता रहना चाहिए कि जो हम लोग मैकेनिक्स में क्या करते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग तीन चीज मेनली यूज करते हैं, है ना। मैकेनिक्स में क्या रहता है, मास रहता है, लेंथ रहता है एंड टाइम रहता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग डायमेंशन लिखते हैं ना तो उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। मास को इस तरह, लेंथ को इस तरह और टाइम को इस तरह। तो डायमेंशन को लिखने का मतलब इस तरह का फॉर्म में अगर हम लोग बॉक्स में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेनली ये तीन ही यूज करते हैं जो मैकेनिक्स में यूज करते थे। अब बात करते हैं कि डायमेंशन मतलब क्या है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इज गिवन इन अ गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज, क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। इसका कहने का मतलब देखिए, मान लेते हैं एरिया जो है आपका, एरिया है, ठीक है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ रहता है, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ रहता है। लेकिन अगर हम लोग इसको मेनली देखेंगे तो इसको भी हम लोग लेंथ ही कह सकते हैं, काइंड ऑफ अ लेंथ की हम लोग मीटर में ही लेने वाले हैं। और इसको अगर हम लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखना रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये भी लेंथ ही है एक तरह से और ये भी क्या है, लेंथ ही है एक तरह से। तो हम इसको भी एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया को लेंथ इनटू लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को जब हम लोग फंडामेंटल जब क्वांटिटी बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इस तरह का बॉक्स हम लोग लिखते हैं, एम को, एल को और टी को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को इस तरह से लिख सकते हैं बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट को भी इस तरह से लिखेंगे लेंथ को, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को डायमेंशन यहाँ बताया जा रहा है कि डायमेंशन को हम लोग एम, एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एरिया जब निकाल रहे हैं यहाँ ना ही मास है और ना ही क्या है, ना ही टाइम है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है, लेंथ है। तो अगर हमको मास, लेंथ और टाइम लिखना रहा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो मास में क्या हो जाएगा, पावर जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया के पास मास तो है ही नहीं, इसलिए मास को क्या लिख देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। और लेंथ को क्या लिखेंगे, लेंथ कितना टाइम तक हुआ है, तो कितना बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम एल स्क्वायर लिख रहे हैं। और टाइम यहाँ पर कितना बार आया है, तो टाइम भी एक बार भी नहीं आया। तो ये किसका बन जाएगा, आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया किसके लिए, ये बन गया आपका एरिया के लिए। किसके लिए बन गया, एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहने का मतलब डायमेंशन इसको किसको कहा जा रहा है, ये देखिए जो पावर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जीरो है, ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म यहाँ पे 2 है या फिर यहाँ पे फिर से जीरो है,
तो ये जो पावर को लिखा जाता है, ये जो पावर को लिखा जाता है, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट को लिखा जाता है, इसी को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। किसको, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कंटेन, मतलब मान लेते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग क्योंकि मास, लेंथ और टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि ये जितना बार ये क्वांटिटी को कंटेन करेंगे, जैसे यहाँ पर लेंथ को कितना बार कंटेन कर रहा है, तो 2 बार कर रहा है, टाइम कितना है ही नहीं, तो इसलिए 0 लिख दिया, पावर आ रही है, मास को क्या लिखेंगे, ये भी 0 यहाँ पे भी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि जब कोई फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करें और ये जितना बार यूज हो, जैसे लेंथ यहाँ पे 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, उसका डायमेंशन कहेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का, जो क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। जितना भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं ना, तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है कि अकॉर्डिंग टू दिस द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ टू साइड ऑफ अ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी द सेम। मतलब हम लोग दोनों तरफ एक डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, दोनों तरफ जो मेरा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ऊपर जो डायमेंशंस रहता है ना, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, लेट वी हैव अ डायमेंशनल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए मास, लिख लिए लेंथ, लिख लिया टाइम, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी में, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी में m, l और t, ये सिस्टम 1 मान लेते हैं, ये सिस्टम 2 मान लेते हैं। अब डायमेंशन किसको कहते थे हम लोग, तो ये जो पावर लिखा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते थे। तो ये जो पावर है, मतलब एलएचएस साइड का पावर और आरएचएस साइड का जो आपका पावर है, उसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इक्वल होना ही पड़ेगा। दैट मींस a जो है x के बराबर होना चाहिए, b जो है y के बराबर और c जो है वो z के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर a, b और c अगर ये तीनों इक्वल इस तरह हो जाता है, मतलब दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर हो जाता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये होमोजेनिटी रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ये जो होमो है उसका मतलब हो जाता है यहाँ पे सेम। ठीक है, इसलिए क्या होना पड़ेगा, जो डायमेंशन है उसको इक्वल होना पड़ेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला बनाते कैसे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं एक टर्म हो गया वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का आपका फिजिकल फार्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमको इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखना है तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे, और टाइम को किस में रहेगा, टी में रहेगा। ठीक है, तो वी कैन राइट लेंथ बाय टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, l बाय t लिख सकते हैं। अगर ये t ऊपर चल जाएगा, ये t ऊपर चल जाता है, मतलब 1 बाय t को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय t तो ही लिखते हैं ना, t इनवर्स, इसी को कहते हैं t इनवर्स। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, तो l बाय t अगर लिख रहे हैं तो l into t इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मास है क्या, मास है ही नहीं, तो इसलिए मास का पावर क्या बैठा देंगे यहाँ पे 0, मतलब मास यहाँ पे एक बार भी अकर नहीं हुआ, मतलब मास आया ही नहीं है। ठीक है, और लेंथ कितना बार आया है, तो एक बार आया है। टाइम कितना बार आया है, तो ये टाइम ऊपर चल गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, तो m l t -1, तो इसका पावर कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को क्या बोलते हैं, यूनिट में अगर लिखना रहेगा फंडामेंटल यूनिट में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी को लिया और उसको एक्सप्रेस किया, किसमें, डायमेंशनल फार्मूला बनाया उसका। उसी तरह अगर हम लोग मान लेते हैं एक्सेलरेशन का है, क्या है, एक्सेलरेशन का क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो फार्मूला हम लोगों को पता चल गया क्या है उसका, डायमेंशन फार्मूला। अब हम लोग को बार-बार यूनिट देखने का जरूरत नहीं है, अगर हम लोग फार्मूला डायरेक्ट आता है तो डायरेक्टली पुट कर दें। जैसे वेलोसिटी का क्या था मेरा, तो l t इनवर्स, तो लिख दिया मैंने l t इनवर्स। ये क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी को बता रहा है। ओके, ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, टाइम एज इट इज t रहेगा। अब ये टाइम फिर से ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए t का पावर जो है यहाँ पे -1, और ये ऊपर चल गया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय t है तो उसको भी क्या लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाय t को भी t इनवर्स लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ और t -2 लिख सकते हैं। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो m0 l इनवर्स, ठीक है, l1 और t का पावर -2 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसके लिए, तो एक्सेलरेशन के लिए। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे मास तो है नहीं, इसलिए लिखे नहीं है। लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर होगा, और टाइम के लिए क्या होगा, तो पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब मोमेंटम का बात कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम का क्या हो जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मास के लिए तो हम लोग लिख दिए m, मतलब m लिख दिए। अब वेलोसिटी का क्या है, हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्ट निकालेंगे। क्या है वेलोसिटी का, तो l t और इनवर्स है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो m का पावर 1, क्योंकि यहाँ m है, क्योंकि यहाँ पे मास है, इसलिए मास का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। l क्या हो जाएगा, यहाँ पे l1 है, कैसे आया, तो वेलोसिटी से आया, और t का पावर यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। तो इसका आप देखिए, अब मास है क्योंकि, इसलिए मास का क्या लिखते हैं यहाँ पे kg, लेंथ का हो गया मीटर, और टाइम का क्या लिखते हैं यहाँ पे पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया, मोमेंटम का भी हम लोगों ने फार्मूला को देख लिया। अब
कुछ जैसे मान लेते हैं फोर्स का है, किसका है, फोर्स का है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिखते हैं ना मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का तो हम लोग m जानते हैं, ठीक है, मास का क्या जानते हैं, m जानते हैं, और एक्सेलरेशन का क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का कितना दिया हुआ, तो l t और -2, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, मेनली मास लेंथ एंड टाइम का पावर -2। ध्यान रखिएगा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ m कितना बार आया, तो एक बार आया है, तो यहाँ पे क्या बताता है, ये जो 1 है ना, ये बताता है कि ये कितना बार आया है, बस इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यहाँ पे लेंथ कितना है, तो 1 बार है, ठीक है। यही आपका क्या है, डायमेंशन है। तो ये क्या हो गया, m l t इनवर्स हो गया। तो अब इसका अगर हम लोग का यूनिट लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो मास है तो यहाँ kg हो गया, लेंथ है तो मीटर हो गया, टाइम है तो पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या बन गया, फोर्स के लिए बन गया। तो और इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल का, कुछ स्पेशल कहने का मतलब एंगल का, इसका बात करते हैं एंगल। एंगल को हम लोग सब कुछ जानते हैं कि ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। कैसे हो गया डायमेंशन लेस, एंगल जो है डायमेंशन लेस कैसे हो गया। अब एंगल का फॉर्मूला, जैसे मान लेते हैं एंगल को हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर्क बाय रेडियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर्क बाय रेडियस लिखते हैं। अब आर्क आपको अगर पता होगा, जैसे मान लेते ये है और ये जो रेडियन बनता है ना, तो ये आर्क है ना, ये आर्क करता है, एक आर्क सबटेंड करता है एक एंगल को, तो आर्क है ना एक तरह से क्या इक्वल टू रेडियस है। ये आर्क जो है इक्वल टू रेडियस है, इज अ काइंड ऑफ अ अगेन लेंथ। ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। ये जो आर्क है लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। लेंथ है किसका, एक कंटीन्यूअस पीस ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये आपका आर्क क्या है, एक लेंथ का टर्म है, और रेडियस भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, ठीक है। क्या है, लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो लेंथ बाय लेंथ को क्या लिख देंगे, लेंथ बाय लेंथ को क्या लिखेंगे, कटते आ गया क्या 1। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि एंगल जो है डायमेंशन लेस है, क्योंकि ना ही इसमें क्या है, ना ही मास मिल रहा है, ना ही लेंथ मिल रहा है, और ना ही टाइम मिल रहा है। लेंथ जो भी मिलने वाला था वो भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए ये क्या बन गया, डायमेंशन लेस बन गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो आपको मेनली है ना 5-10 फार्मूला आपको रट लेंगे, 5-10 फार्मूला, उससे ज्यादा नहीं, रटना भी नहीं, आपको आता ही होगा। तो ये आपको कर लेने। तो अब जितने भी ऐसे जितना फिजिकल क्वांटिटी है ना, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये सब जितना भी है ये सब आप खुद बना सकते हो। फोर्स का अगर आपको पता है पुट कर दिया, एरिया का क्या है पता है, तो एल इसका पता है, तो यहाँ पर पुट कर दिया, बन गया इसका डायमेंशन फार्मूला। तो इस तरह करके अगर आप 5-6 जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इस तरह 5-6 याद कर लिए तो सारा फंडामेंटल क्वांटिटी को आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। पहले एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम मेथड को देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेथड क्या बोलता है। तो सबसे पहले मेथड देखेंगे कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो चीजों से बनता है ना, एक नंबर से और दूसरा यूनिट से। ये दोनों का प्रोडक्ट रहता है तभी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे दो सिस्टम है, एक सिस्टम 1 हो गया और सिस्टम 2 हो गया, ठीक है। तो सिस्टम 1 में मान लेते हैं मास है m1, लेंथ है l1 और टाइम है t1। ये फंडामेंटल यूनिट मान लिए फॉर द सिस्टम 1, ठीक है। अब n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर। क्यों, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए नंबर और यूनिट दोनों चाहिए। तो यूनिट तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन जो नंबर है उसको मान लिए n1, ठीक है। और a b c उसको क्या कह रहे हैं, डायमेंशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डायमेंशन कह रहे हैं। आपको याद होगा जैसे m n t -2, ये जो पावर लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग डायमेंशन कहते हैं, है ना। तो ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a b c, ये a किसके लिए हो गया, तो a m1 के लिए हो गया, b किसके लिए हो गया, तो l1 के लिए हो गया, c किसके लिए हो गया, तो फिर t1 के लिए हो गया। ओके, तो a b c हो गया डायमेंशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिस्टम जो है आपका, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है किससे, नंबर और यूनिट से। तो n1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल रिप्रेजेंट सॉरी यूनिट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। तो ये सिस्टम 1 के लिए हो गया n1 * m1 l1 b c1 c। सिमिलरली सेकंड सिस्टम के लिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो है फॉर सिस्टम 1 एज वेल एज सिस्टम 2 बोथ आर सेम, ठीक है। तो सेकंड सिस्टम के लिए क्या होगा, n2 और उसी तरह m2 l2 और t2 हो जाएगा, पावर abc रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको अगर मान लेते हैं इक्वेशन 1, सिस्टम 1 को मान लेते हैं इक्वेशन 1 और सिस्टम 2 को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट n2, जैसे ये वाला जो है 2 है ना, तो ये देखिए आप n2 जो लिखा हुआ है, उनका दिक्कत हो रहा होगा, देखिए n2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 का पावर a, l2 का पावर b एंड t2 का पावर c।
और n1 को क्या लिख सकते हैं, m1 का पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये यही रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी कैन राइट n1 n2 m1 by m2 का पावर क्या रहेगा, दोनों का पावर क्या है, सेम है, और यहाँ L1 by L2 ठीक है पावर v और T1 by T2। तो ये जो आपका मेथड है, ये जो आपको मेथड दिख रहा है ना n2 is equal to 2, तो यही वाला हम लोग को फॉर्मूला को यूज करना है कभी भी कन्वर्जन करते हैं, जब भी सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जब भी कन्वर्जन करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत ही आसानी से बना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पर, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो कन्वर्ट 10 जूल इनटू, ठीक है, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्थ, ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या है, ये पार्ट ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस है। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 जूल जो है ये आप जानते हैं जूल एक तरह का ऐसा यूनिट है, ठीक है, और ये जो अर्थ है यहाँ पे क्या बता रहा है, सीजीएस यूनिट। तो हो गया ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसी को आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 जूल है, उसको अर्थ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपको नंबर को बता रहा है, और ये जो जूल है ना वो आपको यूनिट को बता रहा है। और इसका क्या निकालना, तो निकालना क्या है इसमें, ये जो कन्वर्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कितना जूल ऑफ, मान लेते हैं कितना जूल में कितना अर्थ होने वाला है। तो ये एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, नंबर पूछ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम 1 का तो नंबर दिया हुआ है, दैट इज 10। सिस्टम 1 का नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन जो सिस्टम 2 है उसका कितना क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम 1, वही हम लोग को क्या करना है, पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, जूल क्या है, यूनिट ऑफ अ वर्क है। जूल क्या है, यूनिट ऑफ अ वर्क है। जूल क्या है, यूनिट ऑफ अ वर्क है। और डायमेंशन क्या लिख सकते हैं वर्क का, ठीक है, m का पावर 1, t का पावर 2 एंड t टू द पावर -2, ठीक है, m का पावर 1, l का पावर 2 एंड t का पावर -2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 1 है, 2 है और -2, ये जो पावर है यही तो आपका डायमेंशन है, यही तो रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, m1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू मान लिया 1, b का वैल्यू मान लिया 2 और c का वैल्यू मान लेते हैं -2। ओके, ये हमको क्या मिला, डायमेंशन भी मिल गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या क्या मिल गया, यूनिट मिल गया है, ठीक है, हम लोग को क्या मिल गया है, यूनिट भी मिल गया है, ठीक है, मतलब a मिल गया है, b भी मिल गया है, c भी मिल गया है, सिस्टम 1 भी मिल गया। अब सिस्टम 1 को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप सिस्टम 1 को देखिए, m1 को मान लिया 1 kg, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, SI में ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं, SI यूनिट में ले रहे हैं, जिसके कारण सारा स्टैंडर्ड लेना है। तो SI में क्या होता है, जो मास उसको kg में हम लोग देख रहे हैं, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, और n1 भी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, तो 10 जूल दिया हुआ है, ठीक है, n1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। अब सिस्टम 2 के लिए देखते हैं, जो कि एक सीजीएस सिस्टम है। तो सीजीएस में मास जब लेंगे, यहाँ पे केजी में लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ग्राम में हो जाता है, और जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर में, और टाइम एज इट इज रहेगा, दैट इज सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे n2 को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो अब हम लोग को पता है फार्मूला क्या है, हम लोग को पता है, तो n2 इक्वल टू हम लोग को पता है ना कि n1 into क्या होता है, m1 by m2 का पावर a, ठीक है। उसी तरह l1 by l2 का पावर b और t1 by t2 का पावर c। अब यहाँ a, b और c देखिए, यहाँ पे हम लोग को पहले से पता है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आपका हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया -2। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। सिंस n2 हम लोग को फाइंड करना है, n2 इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। तो n2 इक्वल टू n1 कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, क्योंकि 10 जूल था हम लोग कन्वर्ट करना, यहाँ हम लोग लिख दिया 10, क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। अब ये जो m1 है, यहाँ पे क्या है, m1 कितना है मेरा, तो 1 kg है, कितना है, 1 kg है। और वही अगर हम लोग देखेंगे कि ग्राम में, मतलब सीजीएस में कितना है, तो कितना हो गया आपका, 1 ग्राम हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। ओके, और लेंथ में क्या देखेंगे, लेंथ में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो 1 मीटर था बाय 1 सेंटीमीटर। और t1 में क्या है, एज इट इज टाइम जो रहेगा आपका 1 सेकंड बाय 1 सेकंड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू -2। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये जो छोटा यूनिट है ना, उसमें इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1000, क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। अब देखिए एक तरह का यूनिट में आ रहा है, अब 1 मीटर को लिखना रहेगा तो 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर हो गया एक तरह का यूनिट में। सेकंड एज इट इज रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखें कि ये जो है वैल्यू जो है 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1000, ये क्या है, 1000 हम लोग लिख सकते हैं ना 10 का पावर 3, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी फॉर द नॉइस, ओके सॉरी।
तो 10 का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 का पावर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10 का पावर 3 लिखते हैं। अब ये जो 100 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पावर को भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे पावर कितना था, 2 था। कितना था पावर, तो 2 था। तो 100 का पावर 2, 100 का पावर कितना हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 का पावर क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 10 का पावर 4 हम लोग मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का पावर 4। ये कहाँ से आ गया, सेकंड वाला यूनिट से आ गया। ये लेंथ का हो गया भैया, ये हो गया आपका मास का, और जो है टाइम का एज इट इज आपका रहने वाला है क्या, 1 ही रहने वाला है। तो ये वाला जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, आप लोग पता है। तो 10 का पावर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ 1, तो 10 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 जूल हो रहा है तो कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो 10 का पावर 8 होने वाला है। 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 8 अर्ज होने वाला है। ये हम लोग का कन्वर्जन हुआ किसमें, तो कन्वर्ट 10 जूल इनटू अ अर्ज यूजिंग अ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अगर कहीं भी ओके, तो अब हम लोग सेकंड डायमेंशनल एनालिसिस को देखेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। मतलब अगर हम लोग के पास फिजिकल रिलेशन है लेफ्ट हैंड साइड तरफ भी और आरएचएस राइट हैंड साइड तरफ भी, तो हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या बोलता है, तो रूल नंबर 1, तो पहले हम लोग क्या करना है, जो भी हम लोग क्वांटिटी दिया हुआ है, जो भी फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, उसका हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला को लिख लेना है। क्या करना है, सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या बोलता था कि जो दोनों तरफ का जो पावर है, मतलब जो दोनों तरफ का डायमेंशन, उसको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करेंगे, उसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ द डायमेंशन पावर ऑफ अ बोथ दैट इज, मतलब जो जब इधर का ए बी सी, ठीक है, इधर का ए बी सी मतलब मान लेते हैं मास का ए है, लेंथ का बी है और टाइम का क्या था, सी है। और इधर का जो मान लेते हैं मास का x है, लेंथ का y है और टाइम का हो गया आपका z। तो ये जब a इज इक्वल टू x, ठीक है, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b इज इक्वल टू y हो जाएगा और c इज इक्वल टू अगर z हो जाएगा तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहे हैं। और ये जब बराबर हो जाएगा, इसी को हम डायमेंशंस कह रहे हैं, ठीक है। जो पावर है ना वही डायमेंशन है, मैं बार-बार बोल रहा हूं। ओके, तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग रूल चेक कर रहे थे, इसका मतलब जो फिजिकल रिलेशन बना हुआ है वो क्या है, करेक्ट है। और अगर ये दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं जो दोनों का पावर है दोनों का अलग अलग है, एलएचएस तरफ अलग और आरएचएस तरफ अलग, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो इनकरेक्ट है। अब हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे एक फिजिकल रिलेशन आपको गिवन है, यहाँ पे क्या है, फिजिकल रिलेशन गिवन है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको डायमेंशन फॉर्म दिया हुआ है, Fs ½ mv² माइनस ½ mu²। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले क्या बोले थे, रूल क्या बोला था कि डायमेंशन फार्मूला लिख लो सारा टर्म का। तो हम लोग क्या किए, f मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स है, f मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, f मतलब फोर्स है और s मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, m यहाँ मास है, v फॉर वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू f इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, mlt-2, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है, जो m से हम लोग डिराइव किए हैं, ठीक है। अब ये वाला हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस को लेंथ में लिखेंगे, इसलिए इसको फिर बॉक्स में l लिखे हैं। मास का क्या लिखेंगे, कैपिटल M में लिख देंगे। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो l t इनवर्स, ठीक है। या फिर फाइनल है, इनिशियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का क्या होगा, सेम डायमेंशनल होने वाला है। अब हम लोग को चेक करना है क्या इधर का जितना भी पावर है और उधर का जितना भी पावर है क्या सेम है। तो फार्मूला आप देखिए क्या है कि फोर्स S इज इक्वल टू यहाँ पे है ना ½ mv² माइनस ½ mu²। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर है ना हाफ, इसका कोई वैल्यू है नहीं, इसका एक तरह से ये कांस्टेंट की तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर्स का हम लोग क्या जानते थे, फोर्स का हम लोग जानते थे मास होता है, लेंथ होता है और टाइम इनवर्स 2 हो जाता है। और ये तो s तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को तो लिखेंगे लेंथ में। और यहाँ पे mv², तो मास का तो हम लोग लिख दिए क्या, मास का हम लोग लिख दिए m। अब v² कहने का मतलब lt इनवर्स, उसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पावर क्या है, पहले पावर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली ये भी सेम है, इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे और फिर लेंथ हो गया, टाइम इनवर्स हो गया, ठीक है। इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अब इसको अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास लिखते हैं। देखिए लेंथ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, l² लिख सकते हैं। और इसका 2 मतलब ये 2 है जो अंदर गिर जाएगा, तो 2 * -1 हो जाएगा, यहाँ पे t का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपका एक डायमेंशनल बन गया। और ये वाला आपका हो जाएगा, इधर भी सिमिलर हो जाएगा, मास l का पावर 2 और t का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, l का पावर ये जो l इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया और t का पावर -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ईच टर्म कहने का मतलब ये आपका क्या बता रहा है, fs को बता रहा है, और ये आपका क्या बता रहा है, ½ mv² को बता रहा है, और ये ½ आपका
mu स्क्वायर को बता रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये LHS है आपका, ये LHS है और ये क्या है RHS है। अब पावर ऑफ इस टर्म देखिए, तो यहाँ पे पावर देखिए तो यहाँ 1 है 2 है, यहाँ -2, यहाँ पे भी 1 है 2 है और -2 है, यहाँ पे भी 1 है 2 है और -2 है। इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशनल है मेरा, मतलब दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी मेरा जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, डायमेंशन जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये जब हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो फिजिकल रिलेशन मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी करेक्शन हम लोग चेक करते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन का। ओके, तो अब हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट टॉपिक जो है हाउ टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किस तरह से एक रिलेशन हम लोग बता सकते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो चीज का रूल आप लोग को ध्यान में रखना है कि पहले हम लोग को होमोजेनिटी रूल आना चाहिए, इसमें अप्लाई करना पड़ता है। क्या होता है होमोजेनिटी का रूल, कि दोनों तरफ का जो डायमेंशन है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। दैट मींस जो पावर है ABC दोनों तरफ का वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। नंबर 2 यही होता है, एक कंडीशन है कि ये वाला काम हम तभी कर सकते हैं, दैट मींस कि ये रिलेशनशिप हम तभी डिराइव कर सकते हैं जब हम लोग को पता हो, क्या पता हो, कि वेरियस फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, सॉरी फॉर द नॉइज, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं वो किस किस बात पे निर्भर करता है, किस किस बात पे डिपेंड करता है। अगर वो सब सारा क्वांटिटी अगर हम लोग को पता है तो हम लोग ये वाला रिलेशन जो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं तब सारा क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि डिराइव डायमेंशनली, ठीक है, डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे किसके बारे में निकालना है, द सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में निकालना है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मतलब इस तरह का सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस सर्कल में विद मास m, मतलब पार्टिकल का मास m है। ठीक है, और ये रेडियस है कितना, सर्कल का r मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना सेंट्रीपिटल फोर्स होने वाला है वो हम लोग को पता करना है। हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि हम लोग फैक्टर पता होना चाहिए किस किस बात पे फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, तो फोर्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 इज मास, मास क्या है पार्टिकल का, नंबर 2 वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और नंबर 3 द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब जहां मूव कर रहा है उसका रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए उस चीज का। ओके, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं ना कि जो f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m का पावर a, b का पावर b एंड r का पावर c। यहां r रेडियस बता रहा है, b वेलोसिटी बता रहा है, m मास बता रहा है और a b c आपका डायमेंशन को बता रहा है। ओके, तो ये इस बात पे, तीनों बात पे डिपेंड करते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं f k m का पावर a, b का पावर b एंड r का पावर c लिख सकते हैं। अब फोर्थ हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो mlt-2 होता है, mlt-2 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट का तो लिखते नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो मास का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास का पावर हम लोग क्या लिखे हैं, a लिखे हैं। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इससे पहले देखें क्या हो जाता है, लेंथ और टाइम इनवर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, उसका पावर b हो गया, और ये रेडियस है क्योंकि रेडियस इज अ काइंड ऑफ अ लेंथ, सो वी कैन राइट l का पावर क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा LHS है, ये मेरा क्या है, ये मेरा LHS है और ये मेरा क्या है, RHS है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का पावर, जैसे यहाँ का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है -2 है, यहाँ का पावर a है, यहाँ पर पावर क्या है, इसमें b है, इसमें -b है, इसमें c है। तो दोनों तरफ का पावर को एक्चुअल में कंपेयर करना है फॉर इंडिविजुअल m l t। ओके, तो हम लोग जैसे कंपेयर करेंगे या फिर कलेक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स का जब देते हैं मास का पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 है, लेंथ का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, टाइम का तो दिया हुआ था -2, और इधर क्या है, यहाँ पे मास देखिए, मास का क्या है a। ठीक है, लेंथ का क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब लेंथ को ओपन करेंगे तो यहाँ l का पावर भी b आ जाएगा और t का पावर भी -b आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ का पावर b है और यहाँ पे देखिए लेंथ का पावर क्या है, c है। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, ठीक है ना, इस तरह होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, तो वी कैन राइट l का पावर क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे l का पावर क्या दिया हुआ है c, तो वी कैन राइट l का पावर b प्लस c, और टाइम का एज इट इज रहेगा, t का पावर क्या हो जाएगा -b, जैसे इसको ओपन अप करेंगे। ठीक है, इसको ओपन किए तो t का पावर क्या आ गया, -b आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मास का पहले कंपेयर करते थे। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या बता रहा है, a का वैल्यू क्या बता रहा है, 1 को बता रहा है, क्योंकि इधर का मास का पावर 1 और यहाँ पे क्या लिए है a। इसका मतलब वी कैन राइट a का पावर a इज इक्वल टू क्या 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए l का पावर क्या बता रहा है, b प्लस c, और यहाँ पे क्या बता रहा है, l का पावर 1 बता रहा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b प्लस c इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने b प्लस c इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 लिखा है। और एक और तीसरा रिलेशन क्या है, तो t का पावर -2, देखिए t का पावर यहाँ पे क्या है -2 LHS में, और यहाँ t का पावर क्या है -b है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि माइनस बी जो है आपका, माइनस बी जो है वो -2 के बराबर है, तो माइनस माइनस कैंसिल और बी का पावर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा से ए का पावर हम लोग को मिल चुका था जो कि एक क्या है, मास के लिए है, और यहाँ पे बी का पावर भी हम लोग को मिल चुका है जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा, सॉरी 49, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या बचा, यहाँ आपका बचा है c का पावर निकालना। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन जो मैंने निकाला है लेंथ के लिए, यहाँ पे 1 और b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू वी कैन राइट 1, तो c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस b लिख सकते हैं, बस इसको इधर लेके आ गए। ठीक है, अब c इज इक्वल टू 1 माइनस b, अब b का वैल्यू कितना था, तो 2 था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो 1 माइनस 2 क्या आ गया, c का पावर आ गया तुम्हारा, c का वैल्यू आ गया आपका -1। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये तीनों बात पे डिपेंड करता है। तो k into m का पावर, अब सारा जो a b c था ना, पर डायमेंशन वैल्यू पुट कर देते हैं। a का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, a का वैल्यू 1, दैट मींस इनका पावर क्या हो गया, 1 हो गया। ये 1 आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। अब b का पावर वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, देखिए तो यहाँ पर b का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब c का वैल्यू क्या आया था, -1 आया था, देखिए a का वैल्यू क्या है, c, और c का वैल्यू कितना है, -1, तो वी कैन राइट a का पावर -1। अब यहाँ पे अच्छा से देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, F इज इक्वल टू हो गया आपका मास वेलोसिटी स्क्वायर इनटू r इनवर्स है, तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और यहाँ क्या है आपके साथ कांस्टेंट हो जाता है। ये फार्मूला है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं किसी के बीच में भी रिलेशन जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे जाके आप चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।